प्रिया को अपने गोरे रंग का बहुत घमंड था। उसे हमेशा यही लगता था कि गोरा होना सौभाग्य की बात है और प्रिया को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो गोरी तो है, उसकी शादी अमीर घर में हो जाएगी। पर उसकी गलतफहमी तब टूट जाती है जब उसकी शादी एक गरीब घर में होती है। सही कहते हैं, सबका घमंड टूटता है और मेरी शादी गरीब घर में कर भगवान ने मेरा भी घमंड तोड़ दिया, जहाँ मेरी अपाहिज सास और निकम्मे पति के साथ मेरी काली ननन की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ये सब सोचती हुई प्रिया खेत में जाती है और किराए पर लिए हुए खेत में मन लगाकर काम करती है। शाम को खेत का मालिक आता है और प्रिया को उसकी दही देते हुए उससे कहता है, अरे तुम कितनी गोरी और सुंदर हो। तुम जैसी लड़कियां खेत में काम करते हुए थोड़ा अच्छी लगती हैं। अरे काम छोड़ क्यों नहीं देती? मालिक, नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरे कंधों पर मेरी ससुराल की जिम्मेदारी है। मेरी अपाहिज सास की दवाई और काली ननन की शादी की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है क्योंकि मेरा निठल्ला पति पूरे दिन शराब के नशे में डूबा रहता है। पर इतना सब कुछ अकेले तुम कैसे करोगी बेटी? सब हो जाएगा मालिक। जो भगवान ने इतनी जिम्मेदारियां दी है तो कुछ रास्ता जरूर निकाल देगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बेटिया, जाते जाते आज की मजदूरी तो ले जा। इतना बोलकर खेत का मालिक हमेशा की तरह प्रिया को आज की मजदूरी से कुछ पैसे ज्यादा देता है। मालिक, कभी कभी तो मुझे लगता है आप ही मेरे भगवान हैं। तभी तो आप हमेशा मुसीबत में मेरी मदद करते हैं और मेरी दिहाड़ी से ज्यादा रकम देते हैं। अरे मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करता हूँ बिटिया। अरे आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो कल भगवान मेरी मदद करेगा। बोलो राधे राधे, लो पैसा, जाओ। इस तरह से प्रिया पैसे लेकर घर जाती है जहाँ उसकी अपाहिज सास बुखार से तप रही होती है। काजल, माँ जी को क्या हुआ? वो इतनी क्यों कांप रही हैं? भाभी देखो ना, सुबह से माँ की तबीयत खराब है। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने पास वाली आंटी से बर्फ लेके ठंडी पट्टी कर दी, लेकिन फिर भी माँ का बुखार नहीं उतर रहा। काजल, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे खेत में बुलाने आना चाहिए था। मैं तभी माँ जी की दवाई लेकर आ जाती। मैं तो आपके ही पास आ रही थी भाभी, लेकिन माँ ने आने नहीं दिया। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है माँ। बहू, अब तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे। तेरे सर से एक बोझ खत्म होने वाला है। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आपको अपनी बेटी की शादी करवानी है, उसका कन्यादान करना है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना सपना कभी पूरा कर पाऊंगी। मेरी बेटी का रंग काला है और यही उसकी मुसीबत है। कोई भी लड़का उसका हाथ नहीं थामना चाहता। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन जी पाऊंगी। इसीलिए मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी बहू तेरे हाथों पर है और इसका कन्यादान भी तुझे ही करना है। प्रिया की सास अपनी आखिरी इच्छा प्रिया को बता ही रही होती है कि तभी प्रिया का पति निर्मल नशे की हालत में घर आता है। अरे यार, ये घर आते आते मुझे चक्कर क्यों आने लगते हैं यार? शायद ये भूख की वजह से है। अरे ओ कलमुही, जल्दी से खाना लगा, बहुत भूख लग रही है मुझे। लगा अब। क्यों, दारू पीकर तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? अब मुझसे मुंह संभाल के बात कर। तेरा पति हूँ मैं, दिखता नहीं क्या? तेरा पति परमेश्वर। अगर पति ऐसा होता है तो मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा पति। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम्हारी वजह से माँ जी की आज ये हालत है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, पर फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अब जैसे ही निर्मल को पता चलता है कि उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसका सारा नशा टूट जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुझे क्या हो गया है? ये प्रिया और काजल किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मैं बस यही चाहती थी कि मेरे मरने से पहले तुझे कभी होश में देख लूं, पर मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। काजल की शादी की जिम्मेदारी भी मैं अपनी बहू के कंधे पे छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि तेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर निर्मल को अपने किए पर अफसोस होता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार प्रिया की सास दुनिया से चल बसती है। भाभी, माँ हमारे बीच नहीं रही। हम तो अनाथ हो चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? तू चिंता क्यों करती है बहन? तेरा भाई अभी जिंदा है ना? तेरा भाई जिंदा है अभी, चिंता मत कर। इसी बात का तो दुख है भैया कि तुम अभी तक जिंदा हो। अरे अगर माँ के बदले तुम मर जाते
तो भाभी के सिर से एक बोझ कम हो जाता। भाभी अकेले घर को चलाती है, सारा काम करती है, और तुम उनके पैसे लेके दारू पी के यहाँ वहाँ मरते रहते हो। माँ ने मरते वक्त तुमसे एक ही विनती की थी, लेकिन तुमने माँ के जाने के बाद भी शराब पीना बंद नहीं किया। तू अपने भाई से नफरत करती है या फिर उसके मरने की कामना कर रही है? बोल। वो तुमसे नफरत नहीं, तुमसे प्यार करती है, इसीलिए तुम्हें इस जहर को पीने से रोक रही है ताकि तुम एक काबिल इंसान बन सको। अरे तुम दोनों क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? अरे रहना ही नहीं तुम दोनों के साथ में, जा रहा हूँ मैं। हो गया तुम्हारे सर का एक और बोझा खत्म। कर लेना अपने काली ननद की शादी खुद ही, जा कर लेना। इतना बोलकर निर्मल घर छोड़कर चला जाता है। अब प्रिया अपनी नंद के साथ अकेली थी। अब प्रिया अपनी मरी हुई सास की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए काजल के लिए अच्छे घरों में रिश्ता देखती है, पर काजल का काला रंग देखकर हर कोई इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। भाभी मत देखो मेरे लिए रिश्ता। जिनको मेरा काला रंग नजर आता है उनसे शादी नहीं करनी मुझे आपकी मदद करनी है। काजल, तुम क्यों हार मानती हो? कठिनाइयाँ हर किसी की जिंदगी में आती है। मुझे भी अपने गोरे रंग का बहुत घमंड था, पर देखो किस तरह मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। उसी तरह तुम्हें अपने काले रंग को लेकर बहुत दुख है। देखना एक दिन तुम्हारा ये दुख भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से प्रिया काजल को दिलासा देती है और कुछ महीनों बाद विवेक नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ काजल को देखने आता है और उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेता है। बेटा, तुम बड़ी हिम्मत वाली हो जो अपनी ननद की शादी अकेले करवा रही हो। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे गांव वालों से बहुत कुछ सुना है और हमें तो खुशी है कि ऐसे घर की बेटी हमारी बहू बनेगी। ये तो आपका बड़प्पन है आंटी जी, जो आपने मेरी ननद का रंग नहीं बल्कि उसका दिल देखा। रंग रूप में क्या रखा है बेटा? अगर मोटी रकम मिल जाए तो भला हमें क्या एतराज होगा इतनी अच्छी लड़की को अपने घर की बहू बनाने में। मोटी रकम? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी भाभी अकेले इतना सब कुछ कैसे करेगी? काजल, ये तो दुनिया की रीत है। मायके वालों को अपनी बेटी को हर चीज देनी पड़ती है ताकि ससुराल में उसे कभी कोई ताना ना सुनना पड़े। और जब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी दहेज की रकम भी तो जमा कर सकती हूँ। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस बारात लाइए। इस तरह से काजल का रिश्ता विवेक नाम के लड़के से तय हो जाता है, जिसके बाद प्रिया दिन रात मेहनत करती है और पाई पाई अपनी नंद की शादी के लिए जोड़ती है और बहुत जल्द प्रिया अपनी नंद की शादी का सारा इंतजाम कर लेती है। काजल, आज तुम्हारी शादी है, पर देखो आज भी तुम्हारे भैया नहीं आए। काश मैं तुम्हारे भैया आ जाते तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा कन्यादान करते। अरे बहन की शादी हो और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? और देखो आज मैं अपने होशो हवास में हूँ। देखो भैया, आपको ऐसे देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने शराब पीना छोड़ दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। समाज के ताने और खाली जेब ने मुझे सब सिखा दिया। इस तरह से अब प्रिया निर्मल के साथ अपनी काली नंद की शादी करवाती है और उसका कन्यादान करती है। शादी के बाद काजल अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीती है, तो वहीं दूसरी ओर निर्मल भी काम करने लगता है और इस तरह से प्रिया की नर्क भरी जिंदगी भी सुधर जाती है। गरीब अमन अपनी बीवी आशा और एक बच्चे राज के साथ रहा करता था। राज अभी केवल 10 साल का ही था। गरीब अमन जैसे जैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। बहुत जल्द सर्दियों का मौसम आ जाता है, क्योंकि अमन और उसका पूरा परिवार पहाड़ी इलाकों में रहा करता था, इसलिए वहाँ हर साल काफी ठंड पड़ती थी। इस साल भी काफी ठंड पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन अमन काम करके घर आता है और अमन के आते ही आशा अमन से कहती है, अमन जी, काफी ठंड पड़ रही है और राज के पास सिर्फ 2 ही स्वेटर है, वो भी फटने को है। अगर इसी तरह से ठंड पड़ी तो मुझे डर है कहीं राज की तबीयत खराब ना हो जाए। ठंड तो पड़ेगी ही आशा, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग सर्दियों में घूमने के लिए आते हैं। बहुत जल्द दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। दिसंबर शुरू होते ही बर्फ गिरने लगेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गरीबी में अपने परिवार को इस ठंड के कहर से कैसे बचाऊं। अमन जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। जैसे हर साल हम आग जलाकर अपनी ठंड भगाते, वैसे इस साल भी हम अपनी ठंड निकाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। अब अमन अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है। बाहर ठंड काफी हो रही थी, घर में भी काफी ठंड लग रही थी, इसलिए अमन और उसका पूरा परिवार अपने पास के पड़ोसी के घर चला जाता है। उसके पड़ोसी ने घर के बाहर आग जला रखी थी। आसपास के सभी लोग उसी आग के आसपास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है,
रघुवीर भाई तुम्हारा सही है, तुम्हारे घर में तो सारी सुख सुविधाएं हैं और तो और तुम्हारा पक्का मकान भी है, तुम तो इस बार की ठंड से बच जाओगे। हाँ भाई, बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, पर ठंड अमीरी गरीबी थोड़ी ना देखती है, वो तो सबके ऊपर एक बराबर अपना कहर बरसाती है। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक शहरी लोगों को देखो, यहाँ सर्दी के मजे लेने आते हैं, और एक हम यहाँ के लोकल लोग यहाँ की सर्दियों से परेशान। आशा बहन, पर्यटकों की भीड़ तो तब जमा होगी जब बर्फ गिरेगी, और मैंने आज ही टीवी में न्यूज़ देखी है, आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर भारी बर्फबारी होने वाली है। अब जैसे ही अमन और आशा को पता चलता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारी स्नोफॉल होने वाला है, तो उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हुआ अमन भाई, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? भाई तुम तो जानते ही हो मेरे घर की आर्थिक स्थिति, समझ नहीं आ रहा अगर बर्फ गिरने लगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। मेरे घर में तो रघुवीर भाई की तरह हीटर भी नहीं है, और मेरे बेटे को हर साल ठंड लग जाती है, बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेरा काम भी छूट जाता है। अगर ऐसी बात है तो अमन भाई, तुम भी बाकियों की तरह पर्यटकों का मनोरंजन क्यों नहीं करते? तुम्हें तो अपने गाँव का चप्पा चप्पा पता है, और तुम तो बहुत अच्छी स्केट भी करना जानते हो। आने वाले पर्यटकों का तुम मनोरंजन करवाओ और उनसे मिले पैसों से अपने घर के लिए एक छोटा सा हीटर खरीद लेना। इस तरह से वहाँ बैठे सभी लोग अमन को अलग अलग तरह का एडवाइस देने लगते हैं, जिसके बाद अमन अपने गांव वालों से बातचीत करके घर आ जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है, जिस पर आशा अमन से कहती है, अमन जी मुझे लगता है गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। राज भी अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि बहुत जल्द उसके पिताजी सर्दियों में पर्यटकों पर मनोरंजन करवाएंगे और उनसे मिले पैसों से इस साल हीटर खरीदेंगे, तो राज बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता पिता से कहता है, पिताजी सच में आप इस बार हीटर खरीदोगे? हमारे घर में हीटर होगा तो मैं आप दोनों से वादा करता हूँ मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, और जब मैं बाहर खेलने ही नहीं जाऊंगा तो फिर भला मुझे सर्दी कैसे लगेगी? राज बेटा, तू तो मेरी जान है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अमन भी ठान लेता है कि वो आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन करेगा। पर ये क्या, अमन जब घर से बाहर काम के लिए निकलता है तो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिस वजह से अमन सही से चल भी नहीं पाता। अमन जी क्या हुआ आपको? आप लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आशा कुछ ठीक नहीं है, लगता है मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन करवा पाऊंगा या कुछ काम कर पाऊंगा। लगता है इस बार भी हमारे घर एक हीटर नहीं आ पाएगा। इस साल भी हमें इसी तरह से ठंड गुजारनी होगी। कोई बात नहीं अमन जी, हम इस बार भी हर साल की तरह लकड़ियां जलाकर ठंड में गुजारा चला लेंगे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। हीटर वीटर का क्या है, वो तो हम अगले साल भी खरीद लेंगे। तुम शायद सही कह रही हो, हमें इस साल भी हर साल की तरह ठंड बितानी होगी। अब अमन और आशा सोच लेते हैं कि वो इस साल अपनी सर्दी कैसे गुजारेंगे। पर ये क्या, सरकार पेड़ काटने पर पाबंदी लगा देती है, जिस वजह से अब गांव का कोई भी इंसान जंगल की लकड़ियां नहीं काट पाता, और इस तरह से अमन और आशा के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भगवान हमसे क्या चाहता है, क्यों वो सारे रास्ते बंद कर रहा है। क्या हुआ आशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अमन जी, मैं जंगल लकड़ियां काटने के लिए चली गई थी, पर वहाँ सरकारी कर्मचारी मिले। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि अब जंगल में कोई पेड़ नहीं काटेगा। अब आप ही बताइए कि हम अपना गुजारा इस सर्दी में करेंगे कैसे? इस तरह से आशा और अमन के सामने एक और नई चुनौती आ खड़ी होती है। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस सर्दी में वो अपना गुजारा कैसे चलाएंगे, और अमन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ राज आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, पिताजी आप तो इस ठंड में हीटर लाने वाले थे ना, देखिए बाहर बर्फ गिर रही है, आखिर आप हीटर कब लाओगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास तो कोट भी नहीं है। बेटा अभी बर्फ गिरनी शुरू हुई है, हमें थोड़ा समय और दो, हम हीटर जरूर लाएंगे। अमन के समझाने पर राज अपने पिता की बात समझ जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और काफी ठंड पड़ने की वजह से राज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बस बहुत हो गया, मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार इस गरीब के घर हीटर आएगा ही आएगा। इतना बोलकर आशा काम की तलाश में निकल पड़ती है
और आए हुए पर्यटकों को गाइड करके उनका मनोरंजन करवाने लगती है। अब कुछ ही दिनों में आशा कुछ पैसे जोड़ लेती है और उन पैसों से वो अपने घर के लिए एक छोटा सा हीटर लाती है, जिसे देखकर राज बहुत खुश होता है। हीटर? पापा देखो, माँ हीटर लाई है। अब हमारे भी घर में हीटर है। अब तो मैं हर समय घर में ही रहूंगा। इस तरह से गरीब आशा आखिरकार इस साल अपने घर में एक हीटर ले ही आती है, जिसके बाद आशा अपने पूरे परिवार के साथ हीटर चलाकर अपने घर में ही रहती है और सर्दी से अपने परिवार वालों को बचा पाती है। राजू और पिंकी की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थे और हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो हनीमून पर बाहर गए तो देश भर में डेंगू फैल गया और अचानक से लॉकडाउन लग गया। राजू, तुमने आज की खबर सुनी? क्या ये खबर फैल गई है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है? लो, यहाँ पर भी तुम्हारे चर्चे होने लगे। ये मजाक का वक्त नहीं है राजू, तुम एक बार न्यूज़ तो देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे तुमसे ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं क्या न्यूज़ देखूं? पिंकी टीवी में समाचार चला देती है, जिसे देखकर सच में राजू के होश बावले हो जाते हैं। पर वो पिंकी को जताता नहीं है और उसे मजाक के तौर पर कहता है, अच्छी बात है लॉकडाउन लग गया, हमें एक साथ और समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। हम फिर से एक साथ रहेंगे, इसमें गलत क्या है? वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर मुझे घर जाना है। मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। ना जाने ये लॉकडाउन कितने समय का है, ऊपर से ये बीमारी, इससे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। रोज नई नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। सच में चिंता का विषय तो है ही, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। हम दोनों साथ में है ना। राजू और पिंकी दोनों एक साथ समय व्यतीत करते हैं। एक दिन पिंकी को जोर का बुखार हो जाता है। राजू उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट के लिए कहता है। जब वो अपना टेस्ट कराती है तो उसे डेंगू करार दे दिया जाता है। राजू, मैं डेंगू पॉजिटिव आई हूँ, अब मेरा क्या होगा? तुम फिक्र क्यों करती हो? हॉस्पिटल में रहोगी तो ठीक हो जाओगी। सभी ठीक होकर निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे अस्पताल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। पर पिंकी को डॉक्टर जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और राजू को पिंकी से नहीं मिलने देते। राजू को बहुत चिंता हो जाती है। पिंकी को हॉस्पिटल में रहते रहते एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद राजू को पिंकी के मरने की खबर मिलती है। पिंकी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम सही कह रही थी, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ना एडमिट कराता तो कितना अच्छा रहता। हम दोनों घर चले जाते। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? राजू पिंकी के गम में उदास रहने लगता है। जब लॉकडाउन खुला तो वो फ्लाइट पकड़कर अपने घर वालों के पास आ गया। राजू को पिंकी के होने का एहसास हमेशा होता रहता था। उसे कभी नहीं लगता था कि पिंकी मर गई है। राजू बेटा, जो चला गया है वो वापस नहीं आता। कब तक उसके गम में इस तरह बैठा रहेगा? अब वो नहीं आने वाली, वो तो चली गई। माँ, मुझे हमेशा यही लगता है कि पिंकी मेरे आसपास ही है। अगर मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो वो मेरे पास ही होती। इस चीज का कब तक अफसोस करेगा? ये बीमारी आई ही ऐसी कि अच्छे अच्छों को लेकर चली गई। सुन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, सविता नाम की। मैं चाहती हूँ कि तू दोबारा अपना घर बसा ले। अभी तेरी उम्र ही क्या है? राजू बेमन से सविता से शादी कर लेता है। समय व्यतीत होता है और सविता गर्भवती हो जाती है। राजू बेटा, सविता पेट से है। अब सविता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब वो अपने अंदर एक जान को पाल रही है, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। माँ, कल भी मैं इसको अस्पताल लेकर रूटीन चेकअप के लिए जाऊंगा। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा और कुछ गलती हुई तो आप हो तो सही हमेशा हमारे साथ। मैं हूँ, पर एक पति का होना बहुत जरूरी है। जब बीबी गर्भवती हो तो जितना अच्छा ध्यान तू रख सकता है उतना अच्छा ध्यान मैं नहीं रख सकती, क्योंकि सविता मुझे कुछ नहीं बताएगी। जो बातें वो तुझे बता सकती है। एक बार सविता बेड पर सोती है तो उसके पेट में अचानक दर्द उठ जाता है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसा दर्द है। कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही दर्द होगा। रुक, मैं राजू को फोन करती हूँ, हम तीनों अस्पताल चलेंगे। हाँ? कलावती राजू को फोन करके बुलाती है। राजू कलावती और सविता को लेकर अस्पताल पहुँचता है। सविता को एडमिट कर लिया जाता है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकी को भी इसी तरह से इन लोगों ने एडमिट कर लिया था। अब मैं सविता को नहीं खोना चाहता। मेरा बच्चा और सविता ठीक तो होंगे ना?
तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा, सब ठीक होगा। सविता जब हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई होती है तभी उसको एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। वो डर के मारे चिल्ला उठती है। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे मुझे यहाँ पर लगा जैसे जैसे कोई खड़ा हुआ है और मुझे कह रहा है यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। नहीं, सच में यहाँ पर कोई था, जैसे कोई लड़की जो मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रही हो। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो और पानी पियो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। राजू जैसे ही डॉक्टर के पास सारी कहानी बताने के लिए जाता है, वो चुड़ैल अपने रूम में आ जाती है और सविता से कहती है, सविता यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये डॉक्टर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार डालेंगे। सविता यहाँ से भाग जाओ। सविता को बहुत अजीब लगता है और उसकी चीख निकल पड़ती है। तभी राजू आता है और वो सविता से पूछता है, क्या हुआ सविता, तुम चीख क्यों रही हो? मेरा बच्चा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बच्चे को, तुमने सपना देखा है शायद। तुम यहीं पर हो और हमारा बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं है, वो सुरक्षित है। तभी डॉक्टर सविता को देखने आता है और उसको लगाने के लिए जैसे ही इंजेक्शन निकालता है तो सविता की आंखें लाल हो जाती हैं और वो डॉक्टर को धक्का मार देती है और इंजेक्शन को अपने हाथ में ले लेती है। कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है तू सविता को? तू भी इसे मेरी तरह मारना चाहता है, जिस तरह से तूने मेरी जान ली थी? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सविता, ये क्या हरकत है? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और तुम मुझ पर हावी हो रही हो। राजू, पकड़ो इसे। हम तुम्हें भगवान का रूप मानते हैं और तुम लोगों ने भगवान के नाम को ही बदनाम कर दिया। तुम इस इंजेक्शन को लगाकर सविता को मारना चाहते हो ना, जिससे तुम इसके बॉडी पार्ट्स को बेच सको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो मेरे साथ हुआ अब वो किसी के साथ नहीं होगा। तभी सविता का रूप पिंकी में बदल जाता है, जिसे देखकर राजू पीछे हट जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। पिंकी एक भयानक चुड़ैल के रूप में होती है और पिंकी ने डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लेकर डॉक्टर को ही लगा दिया होता है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है और चुड़ैल बनी पिंकी डॉक्टर को मार डालती है। पिंकी, तुम यहाँ, और वो भी चुड़ैल के रूप में? मैं कुछ समझा नहीं। राजू, मैं मरी नहीं थी और ना ही मुझे डेंगू हुआ था। इन डॉक्टरों ने मुझे डेंगू पॉजिटिव बताकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी और एक हफ्ते के अंदर मेरे शरीर के सारे अंगों को निकाल कर बेच दिया और एक हफ्ते बाद मुझे मृत घोषित कर दिया। याद है राजू तुम्हें? मेरी डेड बॉडी भी नहीं दी थी इन्होंने तुम्हें। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं ये सब कविता के साथ नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने चुड़ैल के रूप में आकर कविता को यहाँ से भाग जाने को कहा था, पर ये डॉक्टर उसे भी मारने वाला था, पर मैंने सविता के बदले डॉक्टर को ही मार डाला। पिंकी, तुमने मरकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें हमेशा मिस करता रहा। मैं तुम्हें बहुत चाहता था पिंकी। मैं जानती हूँ राजू, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर जितना प्यार तुम मुझसे करते थे वो अब सविता और उसके बच्चे को करना। मैं हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। सविता सुरक्षित अपने घर वापस आ जाती है, परंतु राजू को चैन नहीं पड़ता और वो हॉस्पिटल में हुए धंधों के विरुद्ध आवाज उठाता है और उस हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों को पुलिस से पकड़वा देता है जिसने ये गंदे काम किए थे। कुछ समय बाद सविता की डिलीवरी हो जाती है और एक लड़की को वो जन्म देती है। राजू उस लड़की का नाम पिंकी रखता है।